hindi.com पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ी हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। हमारी आज की लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरह से तनिष्क के एक और विज्ञापन को लेकर कोहराम मच गया है, यहां तक कि उस विज्ञापन को हटा दिया गया है। आखिर उस विज्ञापन में क्या था, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। हमारी दूसरी खबर बिहार चुनाव को लेकर है। कुछ घंटे बचे हैं, वहां पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और देखना यह होगा कि किसकी सरकार बनती है, नीतीश कुमार की या तेजस्वी यादव की। उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टोरी है वो आपको बता रही है कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी आज फिर से अपनी रात शायद जेल में काटेंगे, क्योंकि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। तो ये थी हमारी 3 स्टोरीज की लिस्ट, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। आइए बात करते हैं तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर। जी हां, तनिष्क ने एक अपना नया एडवर्टाइजमेंट निकाला, जिस एडवर्टाइजमेंट में 3-4 महिलाएं दिख रही हैं। कुछ जवान हैं, एक आध महिलाएं जो थोड़ा सा बुजुर्ग हैं या मिडिल एज आप उनको कहेंगे, और वो सिर्फ एक ही बात की गुहार इस विज्ञापन में लगा रही हैं कि इस दिवाली पटाखे ना जलाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, मिठाई खाएं और ज्यादा से ज्यादा समय परिवार वालों के साथ ही बिताएं। लेकिन बार बार इस बात को कहा गया है कि इस दिवाली पटाखे ना जलाएं, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन नहीं, सोशल मीडिया की जो ट्रोल आर्मी है उसने इस विज्ञापन को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया है जैसे कि हिंदुत्व पर या हिंदूवादी होने पर एक बड़ा हमला है। अब आपको बता दें कि जो मॉडल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, उसमें सबसे पहले अंग्रेजी में ये एड है जिसमें पहली लाइन जो मॉडल बोलती है उसने ये कहा है कि डेफिनेटली नो फायर क्रैकर्स एंड आई डोंट थिंक एनीवन शुड लाइट एनी फायर क्रैकर्स, लाइट दियर्स, स्प्रेड लाफ्टर। इस बात को उसने कहा है। उसके बाद कोहराम तब शुरू होता है जब बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सीटी रवि, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। अब आप देखिए कि किस तरह से ट्रोल आर्मी एक अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट को, जो एक सद्भावना का प्रतीक है, उसको किस तरह से तोड़ता और मरोड़ता है। यानी कि पूरा जो एक वातावरण है किस तरीके से अपवित्र होता है सोशल मीडिया पे। अब ये देखिए, आपको ध्यान से सुनना होगा कि जो सीटी रवि, ये महानुभाव है, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। Why should anyone advise Hindus how to celebrate festivals? यानी कि हिंदूज को कौन सलाह दे सकता है कि आप अपने ही त्योहारों को किस तरह से मनाएं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो कंपनीज है, यानी कि तनिष्क पे उनका हमला था कि तनिष्क को फोकस करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचे, यानी कि अपनी जो ज्वेलरी है उसको कैसे बेचे, उस पर फोकस करें, ना कि किसी को लेक्चर दे कि पटाखे जलाने हैं या नहीं जलाने हैं। अब बताइए कि इतना बड़ा विवाद किस लिए खड़ा हो रहा है कि पटाखे जलाए या ना जलाया जाए। सारे तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि इस दिवाली अगर आप पटाखे ना जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो कोरोना के मरीज हैं वो सारे मरीज जिनको की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स से में ठीक से सांस नहीं ले सकते, दमा के शिकार है, उन सारे मरीजों के लिए इस दिवाली पटाखे बहुत हानिकारक साबित होंगे। तो अगर एक विज्ञापन इस चीज को कह रहा है तो उसमें क्या गलत है। और प्यार सद्भावना की एक स्पिरिट है जो वो एम्बॉडी करता है ये एडवर्टाइजमेंट। लेकिन सीटी रवि साहब ने बिल्कुल एक हिदायत दे डाली कि तनिष्क हमें ज्ञान न दे कि किस तरह से त्योहार मनाने चाहिए, और साथ में उन्होंने एक डिस्क्लेमर के तौर पे ये लिखा है कि नहीं, हम दिया जलाएंगे और ग्रीन पटाखे जलाएंगे। चलिए, अब सीटी रवि की बात यहां पर खत्म हो गई। एक और ट्वीट आता है, ये भी अपने आप को बहुत बड़े हिंदूवादी मानते हैं, हिंदुत्व के पैरोकार बनते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदूज आपकी बातें क्यों सुने, आपसे क्यों सुने कि आपको अपने त्योहारों को कैसे मनाना है, और हाउ डे यू प्रीच, यानी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमें इस बात को बताने के लिए कि हमें अपने त्योहार कैसे मनाने चाहिए। और फिर उन्होंने लिखा है साथ में, बी ऑनेस्ट टू योर कस्टमर्स, यानी कि अपने कस्टमर्स के साथ आपको ऑनेस्टी रखनी चाहिए। फिर एक और सुधीर साहब है जिन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आपके फैमिली के जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं आप उन्हीं को फॉलो करिए,
तनिष जो कह रहा है उस बात को मत मानिए। तो देखिए कि किस तरह से जो ट्रोल आर्मी है, जो हिंदूवादी अपने को मानते हैं या हिंदू नेशनलिस्ट मानते हैं, वो आज उन्होंने किस तरीके से विवाद खड़ा कर दिया है। उसके बाद एक अनुराग सक्सेना नाम का एक ट्विटर यूजर है, उसने ये लिखा है कि इतना वेस्टर्नाइज डिपिक्शन है दिवाली का, इसमें पता नहीं ये इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस है, यानी कि एड में कमी दिखती है मुझे या इंटेंशनली इसको वेस्टर्नाइज किया गया है। फिर साथ में वो ये कहते हैं कि इसमें जो मॉडल्स हैं उन्होंने ना बिंदी लगाई है, ना सिंदूर लगाया हुआ है, कोई लक्ष्मी पूजा की इसमें बातें नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है, लोगों को हिदायत दी है कि आप समझ लीजिए कि हिंदुओं का जो त्योहार है वो एक कार्निवल नहीं है, एक मेला नहीं है जिसमें कि हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद ज्ञापन नहीं है, बल्कि एक धर्म से एक इसका जुड़ाव है और इसमें ये थैंक्स गिविंग का मामला नहीं है, ये लिखते हैं। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट को बॉयकॉट करने की बात लिखी है और ये लिखा है कि तनिष्क से ज्वेलरी आप ना खरीदे, यानी कि तनिष्क के जेवर ना खरीदे, बल्कि जो आपके जो लोकल ज्वेलर्स हैं आप उनसे जाकर ज्वेलरी खरीदिए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद सोशल मीडिया से इस एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया गया है। फिर से सवाल पूछे जाएंगे रतन टाटा से, टाटा कंपनी से, तनिष्क जिसका एक सब्सिडियरी ब्रांड है, कि आप फिर एक बार इस ट्रोल आर्मी के धमकियों में आ गए, आप इस ट्रोल आर्मी के प्रेशर में आकर अपने ऐड डिलीट कर दिया। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तनिष्क की जो एकटवम सीरीज आई थी जिसमें यह दिखाया था कि किस तरह से एक हिंदूज के परिवारों की एक लड़की मुसलमान परिवार में उसकी शादी हुई है और वो मुसलमान परिवार किस तरह से उस लड़की की गोद भराई की तैयारियां कर रहा है। और उसके बाद ट्रोल आर्मी ने क्या लिखा था? ट्रोल आर्मी ने ये लिखा था कि अरे ये एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन तो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है, जिसके बाद उस एड को भी डिलीट कर दिया गया। तो इस तरीके से ट्रोल आर्मी अगर हावी हो जाएगी तो समाज का नैरेटिव कैसे बनेगा? हमारा अगर आप प्रियम्बल ध्यान से देखें तो उसमें क्या है, जो उसका पहला पेज है वो सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, इस तरीके की बातें करता है। जो शब्द है उनका चयन आप देखिए कि हम एक गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं जहां पर हिंदूज मुसलमानों से गले मिलते हैं ईद पर, और एक सद्भावना और प्यार का संदेश हमारा संविधान भी देता है। लेकिन उस संविधान की ऐसा लग रहा है कि आज धज्जियां उड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ट्रोल आर्मी जिस तरह से लोगों को ट्रोल कर रही है, जिसके प्रेशर में आके बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एड्स डिलीट कर देंगी, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का प्रेशर इस समय ट्रोल आर्मी ने हावी कर रखा है सबके ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, पटाखे को लेकर तो पूरा एक माहौल बन गया है। उधर साक्षी महाराज को देखिए, उन्होंने क्या लिखा है, किस तरीके से वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी महाराज के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कितना घिनौना स्टेटमेंट एक दिया है कि बिल्कुल आपको पढ़कर शायद उस स्टेटमेंट से नफरत हो जाएगी। उन्होंने ये लिखा है कि हम देखते हैं अगर आप बकरीद में अगर आप बकरा नहीं काटेंगे तो फिर आप दिवाली में पटाखे न जलाने की बात कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से एक पटाखे को लेकर कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां जहां मौका मिलता है तो जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो कम्युनलाइज करने से बाज नहीं आती है। लेकिन बार बार जब हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना की महामारी की बात करते हैं कि पटाखे इस कोरोना के दौर में बिल्कुल एक ट्रिगर का काम करेंगे और बिल्कुल जैसे आग में घी देने का काम करेंगे, तो वो सारी हिदायतें इस ट्रोल आर्मी को समझ में नहीं आती हैं। आज मेरा सवाल इस ट्रोल आर्मी से है कि क्या आपको हेल्थ कंसर्न्स नहीं है? क्या आपको लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है? आपको आज इसी से फुर्सत नहीं मिल रही है कि हिंदू बनाम मुसलमान, मुसलमान बनाम हिंदू, और आप राष्ट्रवाद का एक नारा लेकर चल रहे हैं जहां पर आपको किसी के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। तो आप क्या कहेंगी? और तनिष्क की भी मैं बात करूं तो आज तनिष्क इतनी प्रेशर में क्यों आ रहा है? रतन टाटा की कंपनी इतनी एक बड़ी कंपनी है जो कि समय समय पर उन्होंने जागरूक कैंपेन किया था जहां पर लोगों में जागरूकता की वो बात करते हैं। आज वो इतने प्रेशर में क्यों आ गए हैं? और एक ट्रोल आर्मी के प्रेशर में आके एक विज्ञापन को डिलीट करना, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ऐसी ट्रोल आर्मी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या
बीजेपी का कोई भी मंत्री आज क्यों नहीं बोलता, एक सटीक जवाब क्यों नहीं देता। मैंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था तनिष्क की एड कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसमें मैंने डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे से बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तनिष्क की जो पूरी एड कंट्रोवर्सी है उसको एक कम्युनल एंगल से देखना गलत बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो जो बातें सामने आती हैं उसके ऊपर लोग लिखते हैं। तो इस तरीके की सोच है बीजेपी की। तो आप सोच सकते हैं कि समाज किधर जा रहा है, कितना पोलराइजेशन, कितना भेदभाव, कितना विभाजन है समाज में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हिंदुत्व की ट्रोल आर्मी किस तरह से आपके ऊपर हावी है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। हमारी अगली खबर कल बिहार की मतगणना को लेकर है। जी हां, कुछ ही घंटे बचे हैं और बिहार का भविष्य तय होना है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार को क्या चौथा टर्म मिलेगा, या फिर जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि शायद तेजस्वी यादव का एक नया उदय होगा और वो बिहार के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में शायद पदभार संभालेंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से बिहार में किस पार्टी का भाग्य उदय होता है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार चुनाव जो 3 फेजेस में हुए थे, बहुत ही रोचक चुनाव हुए, क्योंकि ऐसा चुनाव बहुत सालों बाद देखा गया जिसमें कि जो जमीनी मुद्दे हैं, रोटी, रोजगार, महंगाई, दवाई, सिंचाई, जिसकी बातें तेजस्वी यादव ने की है, तो उसको लेकर एक लोगों में रोष था, उसमें लोगों को लेकर रेजोनेंस था। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार में की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो काफी नीचे गिर गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सुशासन बाबू की एक इमेज, जो उनकी एक छवि 2005, 2010 और 15 के इलेक्शन में थी, तो वो उन्होंने उस तरह से लोगों के बीच काम नहीं किया। और खासकर कोरोना महामारी के बीच जो वो इमेजेस आपने टेलीविजन पर देखे थे कि किस तरह से उन्होंने बिहार के जो छात्र थे उनके लिए बसेस भेजने के लिए मना कर दिया, किस तरह से जो प्रवासी मजदूर थे वो जूझ रहे थे, जो माइग्रेंट क्राइसिस था, किस तरह से वो घर लौटे, तो वो सारी चीजें आज ऐसा लगता है कि लोगों के जहन में अभी भी कैद है। और वो ये भूल नहीं सकते कि किस तरह से नीतीश कुमार, जो कि उनके एक लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर माने जाते थे, आज वही चीफ मिनिस्टर, वही नीतीश कुमार ने उनका आज शायद साथ नहीं दिया है, ऐसा परसेप्शन है। लेकिन एग्जिट पोल्स को हम सही नहीं मान सकते जब तक एक्चुअल ट्रेंड्स ना आने लगे। तो भरपूर तैयारियां इस समय काउंटिंग की हो रही हैं। आपको बता दें कि 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 काउंटिंग सेंटर्स हैं। एक 3 लेयर सिक्योरिटी, 3 लेयर की सिक्योरिटी को स्ट्रांग रूम्स के सामने रखा गया है। पहले लेयर में सीआरपीएफ है, दूसरे में बिहार मिलिट्री फोर्स है और तीसरे में डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस है। तो चाक चौबंद पुलिस के इंतजाम है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। अब लेकिन सवाल वही है कि 243 असेंबली सीट्स का भविष्य कल तय होगा। कल सुबह 10 बजे तक पिक्चर, थोड़ा तस्वीर साफ होने लगेगी कि कौन सा गठबंधन हावी है, एनडीए का या फिर महागठबंधन का। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तरीके का रेफरेंडम है नीतीश कुमार पर, लेकिन उससे भी बड़ा रेफरेंडम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि आपको याद होगा कि जितने भी पोस्टर्स बिहार के चुनाव में देखे गए हैं, तो उन पोस्टर्स में बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हैं। उन्होंने अपनी रैलीज में जाकर लोगों से वोट मांगा है। राम मंदिर का उन्होंने मुद्दा गिनवाया, गलवान वैली का, आर्टिकल 370 का, साथ में उन्होंने विकास की बातें की हैं। बीजेपी ने यहां तक ये भी कह दिया कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि वो पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों की फाइल साइन करेंगे, तो बीजेपी ने कहा कि वो 19 लाख नौकरियां लेकर आएंगे। तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन पब्लिक ने किस पार्टी के फेवर में अपना निर्णय कैद किया है, ये कल पता चलेगा। सत्य हिंदी पर लगातार सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ जुड़ूंगी और लगातार दिन भर, इनफैक्ट रात 12 बजे तक सत्य हिंदी पर अगर आप बने रहेंगे तो आपको सटीक विश्लेषण, अनबायस्ड विश्लेषण आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा सत्य हिंदी पर मेरे साथ कल सुबह 7 बजे से, और बाकी भी एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। आइए बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के बारे में, जिन्हें आज फिर से एक बार निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम
राहत देने से मना कर दिया। आपको याद दिला दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटरिम बेल प्ली एक फाइल की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरिम बेल दी जाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने तीन मुख्य ऑब्जर्वेशंस आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो चाहे तो वो सेशंस कोर्ट से इंटरिम बेल के लिए बोल सकते हैं, और सेशंस कोर्ट बिना हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के दबाव के बगैर वो चाहे तो 3 से 4 दिन में इनकी बेल का निपटारा कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो सेशंस कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो सीआरपीसी की जो हायरार्की है वो उसको नहीं बदल सकते हैं, स्पेशली जब अर्नब गोस्वामी ने अपनी बेल प्ली को विड्रॉ कर लिया था सेशंस कोर्ट से और मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो गए थे। और तीसरी चीज उन्होंने जो कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि अगर आज बॉम्बे हाई कोर्ट अर्नब गोस्वामी को बेल दे देता है तो उसके बाद जितने भी याचिका करता है वो सीधा, अगर फंडामेंटल राइट्स का मामला होगा तो सीधा वो बॉम्बे हाई कोर्ट ही आएंगे बिना सेशंस कोर्ट गए। तो कहने का मतलब ये है कि सेशंस कोर्ट की इंपॉर्टेंस आज एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने याद दिलाई है, लेकिन जहां तक अर्नब गोस्वामी का मामला है उनके लिए राहत अभी भी नहीं है। अब अगर सेशंस कोर्ट उनकी बेल का निपटारा 3 से 4 दिन में करता है तो यानी कि अर्नब गोस्वामी को फिर से 3 से 4 दिन तक हो सकता है कि फिर से जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़े। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो काउंसिल है अमित देसाई, उन्होंने कहा था कि यहां पर अरेस्ट का सवाल है ही नहीं, क्योंकि एबियस कॉर्पस पिटिशन जो अर्नब गोस्वामी का है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है और उनके पास एक लॉफुल ऑर्डर है जिसके तहत हेबियस कॉर्पस उनकी मेंटेनेबल नहीं है, जिसके एवज में हरीश साल्वे और आबर्ट पोंडा जो अर्नब गोस्वामी के लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये राइट टू लाइफ और फ्री स्पीच का उल्लंघन है, क्योंकि उनको अवैध तरीके से अरेस्ट किया गया है और अथॉरिटीज ने एक गंदी भावना के साथ यानी कि मैलिस के साथ उनको अरेस्ट किया है, ऐसा साल्वे का कहना था। लेकिन साल्वे ने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखे, जिसके तहत उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को याद दिलाया कि ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता है और उसमें अर्नब गोस्वामी को बेल दे सकता है। तो इस तरीके की हियरिंग चली, लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि अर्नब गोस्वामी को, जो कि वो राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो आज भी उन्हें राहत नहीं मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की पत्नी और जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी गुहार लगाई है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है और उनके लिए उनके साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है। उसके साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे जो अर्नब के सपोर्टर्स हैं, खासकर जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सबसे रोचक एक जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूं वो है बीजेपी के महाराष्ट्र आईटी सेल के जो संयोजक हैं सतीश निगम। तो उन्होंने आज एक बहुत ही घिनौनी हरकत की। उन्होंने अदन्या नायक यानी कि अन्वय नायक की जो बेटी हैं, तो अदन्या नायक और उनकी जो माँ अक्षता नायक, उन दोनों की तस्वीरें फेसबुक से निकालकर और उस पे एक बेहूदे कैप्शंस लिखकर और वो पिक्चर्स पोस्ट कर दिए हैं, जो कि पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। अब आपको सुनना पड़ेगा कि उन्होंने, सतीश निगम ने उन पोस्टर्स में क्या कैप्शन लगाया है। उन्होंने अदन्या नायक और उनकी मां की 2 तस्वीरें ली हैं और उस पर कैप्शन लगाया है, इस फोटो में 2 पतिव्रता महिलाएं हैं, अपने मृत पति और पिता की मौत पर दुखी होने का क्या ये तरीका है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरीके से आप किसी महिलाओं, 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में आप इस तरीके से लिखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की आईटी सेल है उसकी सोच के बारे में और उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने क्या लिखा है, बीजेपी की आईटी सेल ने, उन्होंने लिखा है कि हमारे लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं ये गिद्ध। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे गिद्धों का पर्दाफाश होना चाहिए। यानी कि अदन्या नायक और उनकी मां के बारे में इस तरीके की बेहूदी लैंग्वेज लिखी गई है। और किसने लिखा है? महाराष्ट्र बीजेपी की आईटी सेल ने। और ये लोग मराठी मानुस जैसे नहीं लगते, ये भी लिखा है उस कैप्शन में। तो आप सोच सकते हैं। और उस ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया गया है। और ये सतीश निगम, ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगाई है। तो यानी कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भी सपोर्ट है। पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका भी सपोर्ट है क्योंकि उन्हें टैग किया गया है। तो आप सोच सकते हैं
कि लोकतंत्र को बचाने का काम बीजेपी किस तरह से कर रही है। महिलाओं के कैरेक्टर पर, महिलाओं के जो निजी जिंदगी है उसमें घुसकर वो लोकतंत्र का बचाव कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें बीजेपी की सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है और उनके पूरे कैंप में किस तरीके के लोग फंक्शन करते हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि अर्नब के सपोर्टर्स, जो बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं, वो किस तरह से अब कूद पड़े हैं कि नहीं, अर्नब को बचाना चाहिए। भाई आप विरोध प्रदर्शन करिए, मेरा बीजेपी से ये कहना है कि आप विरोध प्रदर्शन करिए, आप सड़क पर उतरिए, लेकिन किसी महिला की निजी जिंदगी में कम से कम उनका कैरेक्टर असैसिनेशन तो ना करिए। लेकिन क्या बीजेपी बाज आएगी? क्या बीजेपी की आईटी सेल पर कोई रोक लगाने वाला है? आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कोई एक्शन लेंगे अपनी ही आईटी सेल के खिलाफ? ये बड़ा सवाल है। इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये थी 3 स्टोरीज हमारी आज का एजेंडा में। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317। बताइएगा आपको मेरा फीडबैक कैसा लगा। और चलते चलते आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूं कि कल सत्य हिंदी पर सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक सटीक विश्लेषण के साथ आपके साथ मिलूंगी बिहार की मतगणना को लेकर। बने रहेगा सत्यहिंदी.com के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।